नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और बच्चों, आप सभी को ये मालूम तो चल ही गया होगा कि अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, जो पहली इकाई परीक्षा है, वो अब शुरू ही होने वाली है। और अब तक हम जितना पढ़े हैं उनमें से हमें शुरू के 2-3 पाठों को दोहरा लेना होगा, क्योंकि पढ़ाई तो हम ज़्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन जो यूनिट टेस्ट होगा वो गद्य खंड में पाठ 1, 2 और पद्य खंड से पाठ 1, 2 और व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय। और इसकी सूचना आपको अलग से भी दे दी जाएगी। हो सकता है इसमें एक आध पाठ आगे या बढ़ा दिया जाए या कुछ कम कर दिया जाए, या व्याकरण के कुछ हिस्से बढ़ा दिए जाएं या कम कर दिए जाएं। 1-2 दिन में आपको जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और कई पाठ पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना अब हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोक दें और हम एक बार जितना पढ़ चुके हैं हम उसे परीक्षा की दृष्टि से देखें कि किस तरह से उसे पढ़ना महत्वपूर्ण है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी बहाने हम अपने किताब के जो पन्ने हैं, पाठों के जो पन्ने हैं, उसे एक बार पलट लेंगे। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जो बच्चे हैं वो परीक्षा से पहले काफ़ी परेशान होते हैं, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है और वे परीक्षा के पहले के जो 1-2 दिनों की जो तैयारियां हैं उसी में अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। कम से कम इसी बहाने हम सभी पाठों को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए हम पुनरावृत्ति का क्रम शुरू करते हैं। और आज हम पुनरावृत्ति हिंदी गद्य खंड पाठ 1, 2 और 3 कक्षा 9 गद्य खंड पाठ 1, 2, 3 हम आज इन पाठों के पन्नों को पलटेंगे। हमारे पास 45 मिनट का समय है बच्चों। यदि हम 15-15 मिनट एक पाठ पर भी ठहरें तो तीनों पाठ के पन्ने हम पलट लेंगे और हमारी स्मृतियों में एक बार फिर से वो चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी और हम ये जान जाएंगे कि हमने क्या पढ़ के पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं पहला पाठ शुरू करता हूं। और ये पहला पाठ है बच्चों 2 बैलों की कथा। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये जो कहानी है वह आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है और लगभग उसी दौरान लिखी गई थी। और इसके लेखक हैं महान जन लेखक, है ना, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। तो जो प्रश्न आएंगे, हो सकता है कि चूंकि आपके पाठ्यक्रम में, आपकी किताब में लेखकों के जीवन परिचय भी दिए हुए हैं, इसलिए लेखकों के जीवन परिचय से भी सवाल बनते हैं बच्चों। तो जीवन परिचय पर भी हमें एक ध्यान देना चाहिए और पाठ को खूब कायदे से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम प्रेमचंद के जीवन परिचय में क्या बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। अगर हम वैकल्पिक प्रश्न देखें, अगर 4 विकल्प हमारे आते हैं और चारों विकल्प में से कोई एक टिक करना हो, तो इस तरह के ही प्रश्न आते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या नाम है, जिसके छोटे छोटे विकल्प बन सकें। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि किस लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए बच्चों, यहीं पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका पाठ्यक्रम तो है नहीं। गद्य खंड से 2-3 लेखक, पद्य खंड से 2-3 कवि। तो एक टेबल बना लीजिए, लेखक का नाम, जन्म और शहर का नाम। ये 3 कॉलम अगर आप बना लेंगे खूब अच्छे से याद होगा। अगर इस पर कोई सवाल आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि उस लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ। लेखक का जन्म, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। ठीक है, उनका मूल नाम धनपत राय था। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, एकदम ज़रूर उठ सकता है
कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से एक विकल्प धनपत राय रहेगा, तो आपको धनपत राय में टिक करना है। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। यहां से भी प्रश्न उठ सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों के संकलन के क्या नाम है, तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम है मानसरोवर। दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि मानसरोवर कितने भागों में संकलित है, मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है। प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम मानसरोवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनमें कुछ कहानियां और उपन्यासों के नाम दिए हैं, मूलतः उपन्यासों के नाम ही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो यहां से सवाल तो बन ही सकता है, खासतौर पे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सब उनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, है ना। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं कि, या सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो 4 उपन्यासों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको टिक करना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम बताइए, 2 उपन्यास का नाम, तो 2 उपन्यासों का नाम आप बताएं, है ना। अगर विकल्प के रूप में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेमचंद के उपन्यास हैं। या मान लीजिए किसी एक उपन्यास का नाम दे देगा और नीचे पूछेगा कि ये उपन्यास निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है, तो आपको प्रेमचंद में टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो इतने ही प्रश्न उठते हैं। अब आ जाइए 2 बैलों की कथा। मतलब अगर आपसे लेखक के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो 3-4 जगह ही संभावनाएं बनती हैं। आपके स्तर पर, कक्षा 9वीं के स्तर पर इतनी ही संभावनाएं बनती हैं कि लेखक कब और कहाँ जन्म लिए, है ना। अगर उनका कोई मूल नाम है तो वह क्या है, उनके जो रचना संग्रह हैं उनका नाम क्या है, उनके कुछ महत्वपूर्ण रचना संग्रह का नाम जानने, पहचानने, लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब आइए पाठ पर हम बातचीत करते हैं। पहला पाठ है 2 बैलों की कथा। चलिए मैं एक संक्षेप में इसका सार आपके सामने रखता हूं इस कहानी का, ताकि आपको कहानी जो है फिर से याद आ जाए। ठीक है, ये कहानी 2 बैलों की कहानी है। बैल की जगह पर कोई भी हो सकता है। प्रेमचंद ने बैलों को इसलिए लिया है क्योंकि वो बैलों के माध्यम से अनेक तरह के संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, और बैल मनुष्यता से, मानवता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, ग्रामीण जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से वो पशुओं की ओर से होकर के बातचीत भी करना चाह रहे हैं, इसलिए बैलों को उन्होंने अपने किरदार के रूप में लिया है। हीरा और मोती 2 बैल हैं, पछाई जाति के हैं। यहां से प्रश्न उठ सकता है, हीरा मोती किस जाति के बैल थे। हीरा और मोती पछाही जाति के बैल थे। ठीक है, किसके बैल थे, हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था, बताइए क्या था, झूरी काछी। इस पाठ में ढेर सारे नाम हैं। झूरी काछी कौन है, हीरा और मोती का मालिक। ठीक है, भैरव कौन है, आप पाठ को पढ़े होंगे, आपको याद होगा। गया कौन है, पाठ को पढ़े होंगे, आपको याद होगा। तो 2-3 नाम हैं जो प्रश्न बनते हैं बच्चों की, ये लोग कौन हैं। तो बच्चों 2 बैल हैं, हीरा और मोती, झूरी काछी के 2 बैल हैं, पछाही जाति के हैं, बड़े ऊंचे डील डौल में, बड़े ही खूबसूरत, नुकीली नुकीली सींग हैं, बड़े सुंदर बैल थे दोनों। और दोनों दोस्त थे एक दूसरे के, खूब बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों बैलों में, और दोनों मालिक के पास बहुत अच्छा काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ बच्चों कि जो झूरी काछी का जो साला है ना, उसका नाम है गया। तो क्या होता है बच्चों कि गांव में लोग एक दूसरे का बैल मांग करके और अपनी खेती करते हैं। तो गया को बैलों की ज़रूरत पड़ गई। गया कौन था, झूरी काछी का साला था।
तो गया आया और बोला कि जीजा जी आप हमको अपना बैल दे दीजिए, हम अपनी खेती करके आपको बैल वापस कर देंगे। तो गया जो है वो बैलों को, तो झूरी बोला हाँ ठीक है ले जाओ, क्योंकि गांव में लोग एक दूसरे की बहुत मदद किया करते हैं बच्चों। तो बैल को गया ले जाने लगा। तो बैलों को लगा कि हमारे मालिक हमसे नाराज़ हो गए हैं और हमको अपने पास से भेज दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी हुई। बैल जो है अड़ जाते थे, बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। किसी भी तरह मार पीट करके गया उनको अपने घर ले गया और उनको बांध दिया। खूब मार पिटाई, जितने रास्ता में ये लोग जितना अड़े थे उस पर गया को बहुत गुस्सा आया। उसने खूब मारा बैलों को और सामने सूखा भूसा डाल दिया। बैलों को ज़िंदगी में कभी इतनी मार नहीं पड़ी थी। झूरी काछी तो अपने बैलों को फूल से भी नहीं छूता था, इतना प्यार करता था। और अपमान हुआ कि गया जो है अपने बैलों को बढ़िया खली चोकर ये सब डाल करके और भूसा दिया, और हीरा और मोती को सूखा सूखा भूसा दे दिया। तो हीरा और मोती को बहुत अपमान भी लगा। रात में किसी तरह दोनों जो हैं पगहा तुड़ा के भाग आए और आ करके और फिर से झूरी काछी के दरवाजे पे खड़े हो गए। झूरी काछी बैलों को देखा तो उसे समझ में आ गया, दोनों बैल बहुत गुस्साए हुए थे, नाराज़ से दिख रहे थे। अगले दिन गया फिर आया और इस बार बैलों को बैलगाड़ी में जोत करके ले गया। ऐसे ले जा रहा था तो बैल बहुत नाटक किए थे, तो बैलगाड़ी में जोत करके ले गया और ले जा करके पहले तो घर में उनकी खूब पिटाई की, बहुत मारा। और वहाँ पे भी दोनों बैल जो थे वो बहुत ही अड़ गए कि हम लोग काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन अब मार के सामने बेबस थे। तो किसी भी तरह काम करते और ला के शाम को बांध दिए जाते और दोनों जो हैं वो बहुत ही अपमानित ज़िंदगी जी रहे थे, हीरा और मोती। तो उसी घर में क्या हुआ कि एक बच्ची थी, वो भैरव की बच्ची थी, है ना। तो और उसकी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ उसको बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत डांटते मारते रहती थी। तो सौतेलेपन का दुख उसे मालूम था। और यहाँ पर जो बैल हैं उसके भी मालिक सौतेले हैं, ठीक है। तो लड़की जो है, बालिका जो है, उसको बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया। ऐसे लगा जैसे बैल उसके भाई बहन हो। उसे लगा कि जिस तरह से मेरी सौतेली माँ मुझे मारती है, उसी तरह बैलों के भी सौतेली मालिक बैलों को बहुत मार रहे हैं। तो वो क्या करती थी कि उसे खाने के लिए जो रोटी मिलता था, उस रोटी में से एक एक टुकड़ा वो दोनों के मुंह में आकर के डाल देती थी, जिससे कि दोनों बैल बहुत गदगद हो जाते थे, खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि उनके हृदय को भोजन मिल जाता था। पेट भरे कि ना भरे, हृदय को भोजन मिलना मतलब क्या होता था कि बहुत उन्हें अपनापन और प्यार मिल जाता था। ऐसे जगह पे जहाँ उन्हें सब मारने वाले हों, वहाँ पर उन्हें बहुत प्यार मिल जाता था। तो दोनों जो हैं वो जम के काम करते थे, लेकिन खाते कुछ नहीं थे और गुस्से में रहते थे हमेशा। एक दिन क्या हुआ कि मालिकों ने यह विचार किया कि क्यों न दोनों बैलों के नाक में नथ डाल दी जाए। क्या होता है बच्चों की बैलों को नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर एक रिंग पहना दिया जाता है और उसमें एक रस्सी बांध दिया जाता है, या फिर यहाँ से रस्सी बांध करके और यूं गोल घुमा दिया जाता है कि जब उस रस्सी को पकड़ेंगे तो नाक में घिसेगा तो बैल जो है वो खींच नहीं पाएंगे, दर्द से रुक जाएंगे। तो जब बच्ची को मालूम हुआ कि बैलों के नाक में नथ डालने की बात हो रही है, तो वो एक दिन आई रात में और बैलों को चुपचाप खोल दी। बैल जो हैं भागे वहाँ से, पहले तो नहीं जा रहे थे लेकिन फिर भागे। इतना देर तक भागे कि वो अपने घर का रास्ता भी भूल गए, सरपट भागे एकदम। फिर एक मटर के खेत में खड़े होकर के खूब मटर खाए। मटर खा के बाहर निकले तो उनका सामना जो है वो एक सांड से हुआ। सांड बहुत ही तगड़ा, मोटा और एकदम यमराज के समान था, लेकिन दोनों ने मिल करके इस तरह की रणनीति अपनाई कि सांड को दोनों ने हरा दिया। उसके बाद फिर दोनों दोस्त जो हैं विजयी की तरह रास्ता खोजने लगे अपने घर वापस आने के लिए। इसी बीच फिर से खेत में उतर गए मटर खाने के लिए। बस एक साथी फंस गया और दूसरा साथी वहीं खड़ा रहा। मालिक लोग आए बैलों को पकड़ करके, और बैलों का, पशुओं का जेल होता है कांजी हाउस, कांजी हाउस में बंद करा दिया। अब कांजी हाउस का जो हालत है बच्चों वो बहुत ही खराब। कांजी हाउस में क्या हुआ कि जो कांजी हाउस के मालिक थे वो बैलों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे।
यहाँ तो फिर भी गया जो है वो सूखा भूसा देता था, लेकिन कांजी हाउस में तो सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था। और पशुओं के मालिक जब आते थे तो उनसे पूरा पैसा भी लिया जाता था कि हम आपके पशुओं को इतना खाना खिलाए हैं, इसका इतना बिल होता है, आप उतना पैसा हमको दीजिए। लेकिन खिलाते वास्तव में कुछ नहीं थे। दोनों बैल एकदम मरियल हो गए, एकदम कंकाल की तरह हो गए बच्चों, हड्डियां हड्डियां निकल आईं। इसी बीच क्या हुआ कि कांजी हाउस में एक अजीब घटना घटी। दोनों बैलों ने मार करके कांजी हाउस का जो बाउंड्री वॉल था, जो अहाता था, उसे गिरा दिया और उसके अंदर जो पशु बंद थे उनको इन लोगों ने भगा दिया। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं बच्चों कि कांजी हाउस में कौन कौन से पशु बंद थे, सबसे पहले कौन दीवार तोड़ने की तैयारी किया, फिर कौन मार खाया, किसे बांध दिया गया, ये सब बहुत सारे घटनाक्रम है जहाँ से प्रश्न उठते हैं। फिर इसी बीच क्या होता था कि बीच में रोज़ चौकीदार जो है वो लालटेन लेकर के आता था और हाजिरी लेता था पशुओं की। तो प्रश्न उठ सकता है कि पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यह देखने के लिए कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या कोई पशु मर तो नहीं गया, है ना। तो विकल्प के रूप में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु जो थे वो कांजी हाउस में थे। फिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यह देखने के लिए कि पशु जीवित हैं कि नहीं, यह देखने के लिए कि पशु भाग तो नहीं गए, यह देखने के लिए कि पशु बीमार तो नहीं है, और चौथा यह विकल्प हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही, तीनों सही। तो इस तरह से बच्चों कांजी हाउस में सभी जानवरों को भगाने के बाद हीरा और मोती खड़े हो गए। उसके बाद तो जो हुआ होगा वो आप खुद कल्पना कर सकते हैं। चौकीदार आए और बहुत मार मारे हीरा और मोती को। फिर एक दिन कांजी हाउस के सामने डुगडुगी बजने लगी। डुगडुगी मतलब क्या होता है बच्चों? डम 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 बजाना, उसको डुगडुगी कहते हैं। डुगडुगी इसलिए बजाई जाती थी कि 10-15 दिन तक अगर पशु बंद रहते थे और उनके मालिक अगर उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं आते थे तो डुगडुगी बजाई जाती थी। तो सारे लोग समझ जाते थे कि अब पशुओं की नीलामी होगी, यानी कोई भी आए और इसको खरीद करके ले जाए, जितना पैसा देना है दे दे। तो बहुत सारे लोग जमा हुए, हीरा मोती को बाहर निकाला गया बेचने के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि वो इतने दुबले हो गए थे कि ऐसा लगता था कि थोड़ी ही दूर चलेंगे तो मर जाएंगे, ये लोग खेती क्या करेंगे। तो एक दढ़ियल आदमी जो कसाई था वो उन बैलों को खरीद लिया। अब क्यों खरीद लिया बच्चों? आप तो समझ सकते हैं कि कोई दढ़ियल कसाई जो है वो बैलों को क्यों खरीदेगा। उसकी आंखें लाल लाल थीं, जाहिर सी बात है कि वो बैलों को मारकर और उनका मांस बेचना चाहता था। बैल एकदम डर गए। बैलों के भीतर ये सोचने समझने की क्षमता तो थी कि हमें कौन खरीद रहा है। बैल दोनों डर गए, आगे आगे बैल, पीछे पीछे वो दढ़ियल। ये लोग अगर तेज नहीं चलते थे तो डंडे से इन्हें कोच देता था। अचानक क्या हुआ कि बैलों को लगा कि अरे ये तो हमारा जाना पहचाना रास्ता है। जब कांजी हाउस से निकले और उनको ले जाने लगा तो लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारे घर का रास्ता है, अरे अरे ये तो हमारा ही खेत है, अरे देखो वो रहा हमारा घर। बस दोनों बैल जो हैं वो दह भाग, और इतना भागे कि अपने मालिक के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। और वो पीछे पीछे दढ़ियल दौड़ता हुआ आया। बस बैल लोग जो थे उसको खूब जोर से भगाए और वो भागने लगा और पत्थर मारने लगा, गाली देने लगा। झूरी भी आ गया और झूरी जो है बैलों को खूब प्यार करने लगा और दढ़ियल को डांट के वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह बैल अपने घर वापस आ गए। तो अनेक प्रश्न उठते हैं बच्चों की, दोनों बैलों के बीच दोस्ती थी तो कैसी दोस्ती थी, दोनों बैलों के संबंधों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, है ना। बैल जो है वो उनकी स्त्रियों के प्रति क्या संवेदना थी, स्त्रियों के प्रति क्या सोचते थे वे, है ना। बैल जो है वो उनके हृदय को भोजन मिल गया, इसका क्या अर्थ होता है। भैरव कौन था, गया कौन था, है ना। कांजी हाउस किसे कहते हैं, कांजी हाउस में कौन कौन से पशु बंद थे, या निम्नलिखित में से कौन से पशु कांजी हाउस में नहीं थे, ये भी पहचानना पड़ेगा आपको, है ना। कांजी हाउस की दीवार को किसने गिराया, कांजी हाउस में किसे मार करके बांध दिया गया,
है ना, ये सारा चीज़ ये हर जगह से प्रश्न बनता है बच्चों। तो इस तरह से हमने एक बार फिर प्रेमचंद की ये जो कहानी है, दो बैलों की कथा, उसका एक बार सारांश हमने पढ़ लिया और हमने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब आइए बच्चों, मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप इस कहानी को फिर से याद कर लिए, फिर से आपको ये पूरी कथा याद हो गई बच्चों, और अब आपको करना यह है कि इस कहानी को एक बार और पढ़ना है। यदि आपको लगता है कि मैं इस कहानी को एक बार और पूरी तरह से पढ़ाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर लिखेंगे, मैं उस पर एक नया वीडियो आपके लिए अलग से बना दूँगा। अब आइए हम आते हैं, जो दूसरा पाठ है हमारा, ल्हासा की ओर, और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो बच्चों यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुछ प्रश्न आपके लेखक से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर भी देखिए, पिछले पाठ में प्रेमचंद का जो मूल नाम था वह धनपत राय था, और यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम है वह है केदारनाथ पांडे। ठीक है, हाँ, केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया बच्चों, तब उन्होंने केदार पांडे नाम त्याग करके और राहुल सांकृत्यायन अपना नाम रख लिया था। तो यहाँ पर बच्चों राहुल सांकृत्यायन से सवाल आ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका मूल नाम क्या था, उनके रचना संग्रहों का नाम क्या है, और राहुल सांकृत्यायन को मूलतः किस लिए जाना जाता है। देखिए बच्चों, राहुल सांकृत्यायन को मूलतः उनकी यात्राओं के लिए जाना जाता है, उनके यात्रा वृत्तांतों के लिए जाना जाता है, और इनका एक और उपनाम है बच्चों, इन्हें महापंडित कहा जाता है, क्योंकि ये अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि महापंडित किसे कहा जाता है, केदार पांडे किसे कहा जाता है, ये भी आ सकता है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन की उपाधि क्या थी, साहित्यकारों ने राहुल सांकृत्यायन को कौन सी उपाधि दी, महापंडित की उपाधि दी। राहुल सांकृत्यायन अनेक भाषाओं के जानकार थे बच्चों, है ना। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, राहुल सांकृत्यायन को मूलतः किस लिए जाना जाता है, उनके यात्रा वृत्तांतों के लिए जाना जाता है। बहुत बड़े इतिहासकार भी रहे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी रहे, बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे, बहुत बड़े समाजशास्त्री भी रहे। तो इस तरह से राहुल सांकृत्यायन का जो जीवन परिचय बच्चों, वहां से इस तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे इनकी जो कृतियां हैं बच्चों, वो देखिए, मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र, आप समझ रहे हैं कि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब देखिए, राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, उन्हें महापंडित कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न उठ सकता है ना। फिर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात दी हुई है कि राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। आपसे पूछा जा सकता है कि राहुल जी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 150 है, 160 है, 170 है, 175 है, तो आप 150 पे टिक लगाएंगे। घुमक्कड़ी का शास्त्र किसने रचा, राहुल सांकृत्यायन ने, प्रेमचंद ने, किसी और एक लेखक का नाम दे दिया जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, तो आप राहुल सांकृत्यायन पर टिक लगाएंगे। ल्हासा की ओर जो पाठ है बच्चों, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि मेरी तिब्बत यात्रा नामक मूल ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ को मेरी तिब्बत यात्रा नाम के मूल ग्रंथ से लिया गया है। तो यहां से भी प्रश्न उठ सकता है कि ल्हासा की ओर किस मूल ग्रंथ का अंश है। ल्हासा की ओर पाठ किस मूल ग्रंथ का अंश है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें एक विकल्प मेरी तिब्बत यात्रा,
और चारों विकल्प हो सकता है राहुल जी के उपन्यासों के ही नाम हो, तो आपको मेरी तिब्बत यात्रा में टिक लगाना है, वही सही उत्तर होगा। अब आइए बच्चों हम ल्हासा की ओर पाठ का सारांश थोड़ा देख लें। ल्हासा की ओर पाठ जो है वो तिब्बत जो देश है उसके बारे में हमें अनेक जानकारियां देता है। राहुल सांकृत्यायन भिखारी के वेश में तिब्बत की यात्रा के लिए निकले और जब वे तिब्बत में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि तिब्बत एक ऐसा इलाका है जो गांव की तरह दिखाई देता है। पथरीले बंजर क्षेत्र है यहाँ पर और पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ का जो समाज है, जो गरीब और मजदूर तबके का जो समाज है वो बड़ा ही खूबसूरत है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही उदार हैं और महिलाओं को यहाँ पर बिल्कुल बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वे पर्दा नहीं करती हैं और कठिन से कठिन कामों में हिस्सा लेती हैं। यहाँ के घरों के लोग अपने घरों को आमतौर पर बंद नहीं करते, लोगों को अपने घरों में भीतर तक जाने देते हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि यदि आपके पास खाने पीने का सामान है और आप उसे बनाना चाहते हैं तो आप इन लोगों को दे दीजिए, ये लोग बना करके आपको दे देंगे। राहुल सांकृत्यायन चाय का उल्लेख करते हैं, लेकिन चाय के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी जो बनाना चाहते हैं इनके घरों में बना सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें कुछ दे दीजिए, उनका मेहनताना दे दीजिए। तो ये लोग बड़े अच्छे हैं। फिर ये बताते हैं कि जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वहाँ पर कभी चीनी पलटनें रहा करती थीं। चीन देश की जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो वहाँ रहा करती थीं और किले नुमा संरचनाएँ ढेर सारी हैं। उन टूटे हुए किलों में सेनाएं रहा करती थीं, लेकिन अब सेनाएं वहाँ से हट गई हैं, तो उन किलों में गाँव वाले लोग ही अपना घर बना लिए हैं। तो इस तरह से वो तिब्बत के समाज के बारे में एक छोटी सी जानकारी देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना डाणों से होता है। सवाल ये प्रश्न आ सकता है कि डाणे क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है डाणे 16-17 हजार फीट ऊंचे पहाड़ों को कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, डाणे 16-17 हजार फीट ऊंचे पहाड़ों को कहा जाता है। तो एक सवाल तो ये उठा कि डाणे किसे कहते हैं। दूसरा सवाल ये उठ सकता है डाणों की क्या विशेषता है। तो 4 विशेषता दे देगा, तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है। डाणे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, पहला। डाणे बहुत निर्जन स्थान है, दूसरा। डाणे बहुत खतरनाक जगह है, तीसरा। और चौथा, डाणों में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो क्या गलत हो गया भाई? पाठ पढ़ते समय तो हमने इस बात का उल्लेख नहीं सुना कि डाणों में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, है ना। हमने तो उसे यही सुना कि ये पथरीला और वीरान जगह है। तो चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये आगे बढ़ते हैं तो डाणों से इनका सामना होता है। फिर वो तिब्बत के हथियार कानून के बारे में बताते हैं कि तिब्बत में लोग लाठी डंडों की तरह पिस्तौल लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई हथियार कानून नहीं है। पुलिस जो है वो बहुत ही कमज़ोर है वहाँ पर, और अपराध हो जाता है तो पुलिस जांच करने भी नहीं आती है। अगर गांव में अपराध हो जाए तब तो पुलिस आ जाती है, लेकिन अगर डाणों में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो पुलिस वहाँ जांच करने नहीं जाती है, क्योंकि पुलिस को खुद भी अपनी जानों का खतरा बना रहता है। तो डाणे इतने खतरनाक जगह हैं। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि हथियार कानून न होने के कारण लोग लाठी डंडे की तरह पिस्तौल लेकर चलते थे, एक दूसरे की हत्याएं करते थे, डाणों में डकैत एक दूसरे को लूट लेते थे, और चौथा उपरोक्त तीनों सही है। तो डाणों के बारे में तो ये तीनों सही है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। फिर उनके एक मित्र हैं सुमति। सुमति के साथ वे जहाँ कहीं भी जाना है वहाँ जाते हैं। तो सुमति आगे आगे रहते हैं और वो अपने घोड़े से पीछे पीछे हैं। तो एक जगह 2 रास्ता फूटा हुआ था, उस पर राहुल सांकृत्यायन भटक गए, दूसरे रास्ते पर चले गए। फिर वापस आए, सही रास्ता ढूंढ के उसमें गए तो उनके दोस्त काफ़ी आगे निकल गए थे और थोड़े नाराज़ भी थे।
तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन रास्ता क्यों भूल गए थे। 4 विकल्प दे देगा कि वो गलत रास्ते में चले गए थे, वे सो गए थे, उनका घोड़ा बीमार पड़ गया था, या वे जाना नहीं चाहते थे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, वे भटक गए थे, भूल गए थे रास्ता, यही विकल्प सही होगा। राहुल सांकृत्यायन के दोस्त का क्या नाम था? सुमति था। सुमति जो थे बच्चों वो पंडिताई करते थे, है ना, पुरोहिती करते थे, पूजा पाठ कराते थे। तिब्बत के वो एक तरह से पंडित जी थे, वहाँ घरों में जा करके पूजा पाठ कराते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुमति का मूल काम क्या था? वे पंडिताई करते थे, वे किसानी करते थे, वे कोड़ी चलाते थे, इनमें से कोई नहीं। तो पहला विकल्प सही होगा, वे पंडिताई कराते थे। तो इस तरह से अब आइए तिब्बत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लें। तिब्बत जो है वह अत्यंत पथरीला इलाका है और बहुत ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि अगर आप दोपहर में चल रहे हैं तो सामने से सूर्य चमकता रहता है, तो सूरज की तीखी धूप है और पीठ जो है वो बर्फ बना रहता है। तो इसलिए ठंड और गर्मी दोनों का एक साथ एहसास होता है, चेहरा बिल्कुल जलने लगता है। तो आपको अगर धूप में चलना है तो या तो आप किसी चीज़ से अपना चेहरा ढक लीजिए या फिर सूरज की किरणों के कम होने का इंतज़ार करिए। फिर राहुल सांकृत्यायन बात करते हैं भूमि व्यवस्था की, कि तिब्बत की भूमि व्यवस्था कैसी है। तो वास्तव में बच्चों जो तिब्बत के जो खेत हैं, तिब्बत के जो जागीर हैं, वो मठों के पास उनकी ताकत है। मठ जो हैं वही जागीरदारों की भूमिका में है। जागीरदार किसे कहते हैं? बहुत सारे खेत खलिहानों का मालिक, है ना। उसके जो नीचे है वह ज़मींदार है। अनेक ज़मींदारों के ऊपर एक जागीरदार होता है। तो जो बौद्ध मठ हैं वो वहाँ जागीरदार की भूमिका में है। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि तिब्बत में जागीरदारों की भूमिका में कौन दिखाई दे रहा है? मठ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब देखिए कि शेकर विहार गए, वो शेकर विहार के मुखिया नमसे ने राहुल सांकृत्यायन का बहुत स्वागत किया। तो पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन किस बौद्ध मठ में गए थे? तो आप बताएंगे शेकर विहार बौद्ध मठ में गए थे। वहाँ के प्रधान भिक्षु का क्या नाम था? वहाँ के प्रधान भिक्षु का नाम नमसे था। वहाँ पर बुद्ध के वचनों के अनुवाद राहुल सांकृत्यायन को मिल गए थे। मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, बुद्ध वचन अनुवाद, जिसे हम कंजुर कहते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि कंजुर किसे कहा जाता है। तो इस बुद्ध वचन अनुवाद को, इसी में एक बर्तन है, टोटीदार बर्तन, जिसे हम खोटी कहते हैं, है ना। तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि खोटी किसे कहा जाता है? तो विकल्प में टोटीदार बर्तन, लोटा, गिलास, घड़ा। तो आप बताएंगे टोटीदार बर्तन को खोटी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों ल्हासा की ओर पाठ से इस तरह के अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, है ना। एक जगह हम देखते हैं कि डाणे के देवता का भी निवास स्थान है। फिर तिंगरी समाधि गिरी का भी उल्लेख आया है, वहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है तिंगरी समाधि गिरी क्या है, डाणे के देवता के निवास की क्या विशेषताएं हैं, कैसे पता चला कि डाणे के देवता का निवास है। एक जगह देखते हैं कि रंगीन झंडे भी फहराए जा रहे हैं और सफ़ेद झंडे भी फहराए जा रहे हैं। तो सफ़ेद झंडे किस चीज़ की निशानी है, रंगीन झंडे किस चीज़ की निशानी है। तो इस तरह से बहुत चैतन्य रहते हुए आपको पाठों को पढ़ना है बच्चों, और एक एक पंक्ति से सवाल उठ जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको राहुल सांकृत्यायन का ल्हासा की ओर पाठ को फिर से 15 मिनट में कितने आसानी से आपको मैंने एक एक बात आपको याद दिला दी मैंने। तो मुझे लगता है कि आप फिर से इस पाठ को याद कर लिए होंगे। अब चलिए हम अगला पाठ देख लेते हैं। अगला पाठ जो है बच्चों वो है श्यामाचरण दुबे का पाठ। तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे मैंने कटवा दिया था आपको। जो अगला पाठ है हमारा जाबिर हुसैन और सांवले सपनों की याद, इसे हमने हाल ही में पढ़ा है बच्चों, एकदम अभी अभी पढ़ा है, जिसमें जाबिर हुसैन साहब से बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं कि
डायरी शैली के लिए किस लेखक को जाना जाता है? डायरी शैली, चर्चित डायरी शैली के लिए किस लेखक को जाना जाता है? तो डायरी शैली के लिए जो सबसे चर्चित लेखक हैं वो जाबिर हुसैन है ना। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन हैं? जाबिर हुसैन है ना। और ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जाबिर हुसैन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस साहित्यकार का नाम बताइए जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं, तो आप जाबिर हुसैन का नाम लिखेंगे। और तो कोई ख़ास बात यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। जाबिर हुसैन से जो महत्वपूर्ण सवाल यही 2-3 बनते हैं कि डायरियाँ किसकी चर्चित रही हैं, है ना। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, और एक ऐसा लेखक जो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी है उसका नाम लिखिए। तो आप जाबिर हुसैन, पाठ के आधार पे तो आप जाबिर हुसैन का नाम लिखेंगे बच्चों। अब आइए सांवले सपनों की याद पाठ पर हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। पाठ की शुरुआत ऐसे होती है कि एक शव यात्रा निकली हुई है और उसमें सबसे आगे मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की शव यात्रा है और उनका मृत शरीर सबसे आगे जा रहा है। उन्हें उनसे स्नेह करने वाले, उनको मानने वाले, उनके परिवार के लोग, सभी लोग इस जनाजे में शामिल हैं। सारे लोग दुख में हैं, मातम में हैं, रो रहे हैं और किसी भी तरह अपने दिल की धड़कन देकर उन्हें जीवित कर सकें तो इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फिर लेखक कहते हैं कि वृंदावन की बात अचानक करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह वृंदावन कृष्ण के जादू से खाली नहीं हुआ है, जिस तरह वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है, जिस तरह हम वृंदावन जाते हैं तो प्रत्येक गलियों में कृष्ण के होने का एहसास होता है, जिस तरह हम यमुना नदी को देखते हैं तो कृष्ण के होने का एहसास होता है, ठीक उसी तरह जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सालिम अली हमें याद आते हैं। जिस तरह कृष्ण की बांसुरी के जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह प्रकृति की जब हम चर्चा करेंगे तो प्रकृति की बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम सालिम अली की बात नहीं कर लेते हैं। सालिम अली एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं, है ना, और उन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पक्षियों को लेकर के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण काम किया। पक्षियों को लेकर के बहुत शोध किया। पक्षी कहाँ है, किस हाल में है, किस परिस्थिति में है, कहाँ कौन पक्षी है, देश के किस कोने में पक्षियों के रहने का किस तरह का माहौल है, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। उनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिखाई देता है वह है केरल की साइलेंट वैली का काम। सबसे पहले सालिम अली ने ही बताया कि केरल के साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवाओं का बहुत ही ख़तरनाक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पक्षी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले तात्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इस विपत्ति के बारे में बताया था। चौधरी चरण सिंह जी भी बहुत बड़े पर्यावरणविद, बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी और कृषक दिल के मन के व्यक्ति थे, दयालु थे। तो उनकी आंखें भर गईं जब सालिम अली ने उन्हें समझाया कि जो पक्षी हैं वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सालिम अली हर स्तर पर पक्षियों की सुरक्षा के लिए, उनकी बसाहट के लिए प्रयास करते रहे। फिर पाठ के बीच में फ्रीडा लॉरेंस और D.H. लॉरेंस की बात की गई है। D.H. लॉरेंस भी एक बहुत बड़े महान पक्षी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो लॉरेंस जो हैं, एक बार लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ लिखती क्यों नहीं हैं, कुछ कहती क्यों नहीं हैं, आप लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर लॉरेंस के बारे में जानना है तो आप मुझसे मत पूछिए, मेरे छत पर जो गौरैया बैठी हुई है उससे आप बात करिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस अपना सारा समय पक्षियों को दिया करते थे। और यही हाल फ्रीडा का भी था। फ्रीडा कहती हैं कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा तो हमारे पक्षी जानते हैं। यही हाल फ्रीडा का भी था।
तो यहाँ पर लॉरेंस और फ्रीडा की चर्चा जाबिर हुसैन ने क्यों की है? इसलिए की है क्योंकि सालिम अली भी प्रकृति की दुनिया में लॉरेंस जैसा ही नाम बनकर उभरे थे। समझ रहे हैं आप? और जिस तरह लॉरेंस की एक समर्पित पत्नी फ्रीडा थी, उसी तरह सालिम अली की पत्नी तहमीना ने उनका बहुत सहयोग किया। तहमीना स्कूल के दिनों की उनकी सहपाठी थी जो उनके साथ पढ़ती थी, और लॉरेंस को जिस तरह फ्रीडा ने सहयोग किया ताउम्र ताजिंदगी, उसी तरह तहमीना ने सालिम अली का बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही सहयोगी की भूमिका में रही। तो इस तरह से लॉरेंस और सालिम अली बिल्कुल एक दूसरे के समान थे। इसीलिए यहाँ पर जाबिर हुसैन ने दोनों पक्षी वैज्ञानिकों की एक साथ तुलना की है, दोनों प्रकृति प्रेमियों की एक साथ तुलना नहीं, एक साथ दोनों का उल्लेख किया है। अब बात यह आती है कि सालिम अली इतने बड़े पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने? तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी बच्चों, जिस घटना ने सालिम अली को जिंदगी भर पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया। हुआ ये कि सालिम अली को बचपन में उनके पिता ने एक एयर गन ला करके दिया था। सालिम अली उस एयर गन से खेला करते थे, निशाना लगाया करते थे। एक दिन उन्होंने नीलकंठ नाम की गौरैया पर निशाना लगा दिया और छर्रा जो है जा करके नीलकंठ को लग गया। नीलकंठ तड़पता हुआ नीचे ज़मीन पर आ गिरा, और जाहिर सी बात है कि पक्षी को अगर छर्रा लग जाएगा तो पक्षी जीवित तो रहेगा नहीं, पक्षी मर गया। सालिम बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, रोए भी, और उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि आज मैंने एक पक्षी को मार दिया है, तो अब मेरा सारा जीवन जो है वो पक्षियों को बचाने में समर्पित कर दूंगा मैं। और उस दिन से बालक सालिम अली जो है वो पक्षियों की सेवा में लग गया, और सालिम अली वही सालिम अली बड़े होकर के महान पक्षी वैज्ञानिक, महान प्रकृतिविद बने। सालिम अली के बारे में कहा जाता है कि सालिम अली ज्ञान का टापू नहीं बल्कि ज्ञान का समंदर बनकर उभरे थे। क्या आशय होता है इसका? इसका आशय यह है कि टापू जानते हैं आप कि समुद्र के बीच में पाया जाने वाला एक भूखंड है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ एक स्थल है। वो छोटा है ना, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन समुद्र की कोई सीमा नहीं है। तो सालिम अली का जो ज्ञान था वह समुद्र की तरह था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, अथाह ज्ञान था। पक्षियों के बारे में बात कीजिए तो ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि आपको दांतों तले उंगली, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस तरह से एक महान पक्षी वैज्ञानिक हमारे बीच में रहा, और लगभग 100 साल के होने ही वाले थे तो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण बताते हुए जाबिर हुसैन कहते हैं कि बहुत ही व्यस्त जिंदगी थी उनकी, बहुत ही व्यस्त रहे, और हमेशा पक्षियों की खोज में जंगल घूमते रहे। तो हो सकता है कि ज़िंदगी ने उन्हें बहुत थका दिया हो, बहुत थक गए हों, और अंत में उनको कैंसर भी हो गया। इसलिए 100 साल के होने ही वाले थे, कुछ ही दिन शेष थे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो सालिम अली के बारे में जाबिर कहते हैं कि हम ये क्यों माने कि वे मर गए? हम ये मानते हैं कि चूँकि वे पक्षी वैज्ञानिक हैं, हालांकि थे कहना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि वे मर गए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हालांकि वे एक पक्षी वैज्ञानिक हैं चूँकि, और वे जंगलों में जाया करते थे और लंबे लंबे दिनों तक जंगल में रहते थे, और अचानक आते थे और अपने एक नए खोज के बारे में लोगों को बताते थे। तो हम ये मान लेते हैं कि वे मरे नहीं हैं बल्कि वे जंगल में गए हैं। तो जब तक सालिम अली लौटते नहीं हैं तब तक हम उन्हें क्या गया हुआ मान लें, और यहीं पर उन्होंने पाठ को समाप्त कर दिया है बच्चों। तो सांवले सपनों की याद पाठ से भी इसी तरह अनेक प्रश्न एक एक पंक्ति से उठते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत ही गंभीरता से बच्चों एक एक पंक्ति को क्या और क्यों, किसी भी पंक्ति में क्या और क्यों लगाएंगे आप तो प्रश्न बना लेंगे आप, और उसका उत्तर भी खोज लेंगे। तो इसी तरह से पढ़िए, रोज एक पाठ पढ़िए, रोज एक पाठ, बस इतना ही पढ़ेंगे। हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ऐसा करेंगे तो, और नहीं तो फिर हिंदी आपके लिए कठिन हो जाएगी। और अगर वैकल्पिक ABC कौन सा सही है, अगर टिक लगाने वाला हुआ तो दोनों ही बात है बच्चों। अगर सही टिक लग गया तो 1 नंबर, और सही टिक नहीं लगा
कोई संभावना ही नहीं है कि उसमें आधा नंबर मिल जाए या सर 1/4 दे दीजिए, कुछ नहीं। सही तो सही, गलत तो गलत। इसलिए आप एक एक पंक्ति को बहुत ही गंभीरता से पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में खूब अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो अभी तो हमने गद्य खंड पाठ 1, 2, 3 पढ़ लिया। अब अगली कक्षा में बच्चों हम पद्य खंड पाठ 1, 2, 3 पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। बहुत देर तक आप मेरे साथ रहे। और हाँ, एक बात और, यदि आपको 2 बैलों की कथा पाठ दोबारा पढ़ना है तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।